हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड कुछ और कंडीशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिटन डाउन वैल्यू निकालने का फॉर्मेट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि आप वो वैल्यू जिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है वो रिटन डाउन वैल्यू आप कैसे निकालते हो। फिर डेप्रिसिएशन लगा के हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाती है। तो उस केस में उस पूरे फॉर्मेट में हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। जैसे अगर हमारा 10% वाले ब्लॉक की हम फॉर्मेट बना रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था। अब हम कुछ कंडीशंस देख रहे हैं कि कब आपका वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपका ब्लॉक का परसेंटेज होता है 10% 15%, जो भी आपके ब्लॉक का परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो कब हाफ हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हमारे ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि किसी ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होगा, किसी का 15%, किसी का 25%। तो जो भी ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो उस नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट को हम हाफ कर देते हैं। जैसे 10% वाला ब्लॉक है तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% हो जाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब कंडीशंस क्या हैं? तीन कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है तभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ होगा। तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में आपका फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज द असेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में एसेट परचेज की हो, इट इज पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जो असेट परचेज करी उसको प्रीवियस ईयर में ही आपने यूज करना शुरू कर दिया। इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और उस प्रीवियस ईयर में आपने असेट को 180 डेज से कम यूज किया। एग्जैक्ट 180 डेज भी होगा तो भी हाफ नहीं होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 180 डेज से कम होना चाहिए। तो तीन कंडीशंस क्या है? प्रीवियस ईयर में एसेट को परचेज किया, प्रीवियस ईयर में ही यूज करना शुरू कर दिया, और प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम अगर यूज किया। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो इन तीन कंडीशंस के फुलफिल होने पे जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हाफ हो जाएगा। अब अगर आपने पहले की डेप्रिसिएशन की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम ब्लॉक की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू पे नहीं लगाते। तो अगर हमारे ब्लॉक में कोई ऐसी असेट है जिस पे वो तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर असेट की वैल्यू पे तो हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, हमें ब्लॉक की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और ब्लॉक जो है वो कॉम्बिनेशन है, सपोज करो तीन असेट्स का, ए बी सी तीन असेट हैं आपके पास, और इन तीनों की वैल्यूज को मिला के या फिर जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट किया था, बनाया था, उस हिसाब से आपकी एक ब्लॉक की वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू आ जाती है। अब इस ब्लॉक में तीन असेट्स हैं, तीन में से कोई एक ऐसी असेट है जिसपे कि आपका वो तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप इंडिविजुअल असेट पे लगाना नहीं है। ब्लॉक में तीन असेट हैं, तीन में से सिर्फ एक पे कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आप कैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक की वैल्यू जो है उस पे कैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कब हाफ करोगे, कब फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाओगे, कब आप इन पार्ट्स लगाओगे, मतलब कुछ अमाउंट पे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ अमाउंट पे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर वन इज इफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पे हम उस रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहे हैं जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेट बनता है, सबसे पहले आप ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिखते हो, फिर उसमें एडिशंस करते हो जो भी आपने असेट परचेज करी सेम ब्लॉक में, फिर लेस जो आपने
असेट सेल आउट कर दी हैं या डिस्कार्ड हो गई हैं, वो आप लेस कर देते हो, तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो यहाँ पे हम उस रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर वो रिटर्न डाउन वैल्यू ब्लॉक ऑफ असेट की is less than the actual cost of the asset acquired and put to use for less than 180 days during the previous year। अब ध्यान से आपको समझना है, सबसे पहली चीज, तीन कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। जब भी आपको तीन कंडीशंस की बात हुई है कि वो असेट जिस पे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और तीन कंडीशंस क्या हैं? प्रीवियस ईयर में आपने असेट परचेज की, प्रीवियस ईयर में ही आपने असेट को यूज करना शुरू किया, और प्रीवियस ईयर में उस असेट को 180 डेज से कम यूज किया। ठीक है, तो ये वो असेट हो गई जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो अगर ऐसी कोई असेट है ब्लॉक में जिसपे ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है, और जो ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू है वो इस असेट की एक्चुअल कॉस्ट से कम है। ठीक है, सपोज जैसे मैं एक बिल्डिंग ए की बात कर रही थी या किसी भी असेट ए की बात कर रही हूं, तो ब्लॉक में असेट ए बी सी हैं। जो असेट ए है उस पे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और ब्लॉक की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई वो असेट ए की एक्चुअल कॉस्ट से कम है। तो इस केस में आपका क्या होगा? इंडिविजुअल ए पे तो ए की वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा ब्लॉक की वैल्यू पे। So in that case, depreciation at 50% of normal rate will be charged on the entire written down value of that block। इसका मतलब जो भी आपके ब्लॉक की वैल्यू है उस पे आप पूरे ब्लॉक की वैल्यू पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसको आप हाफ कर दोगे। अगर 10% वाला ब्लॉक है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% लगाओगे, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द सेड असेट एग्जिस्ट इन दैट ब्लॉक। इसका मतलब अगर मैं असेट ए की बात कर रही हूं तो वो असेट ए उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो आपने सेल आउट कर दी तो 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ब्लॉक पे। ठीक है, तो अगर ए बी सी तीन असेट्स हैं आपके ब्लॉक में, तीन में से असेट ए पे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तीन कंडीशंस कौन सी? प्रीवियस ईयर में परचेज, प्रीवियस ईयर में यूज एंड प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम यूज किया। तो असेट ए पे तीन कंडीशंस फुलफिल हुई। अब असेट ए आपने सेल आउट भी नहीं की है, और असेट जो ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू है वो असेट ए की एक्चुअल कॉस्ट से कम है। तो पूरे ब्लॉक की वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, पूरे ब्लॉक की जो वैल्यू आई है उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा। 10% का अगर है तो 10% की बजाय 5% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम ब्लॉक पे लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इफ ऑल और एनी ऑफ द असेट अदर देन द वन विच वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वर सोल्ड। इसका मतलब जो आपकी, जैसे एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए जो हम कह रहे थे कि एक ब्लॉक में ए बी सी तीन असेट हैं, जो असेट ए है उस पे आपकी तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो वो कह रहा है इफ ऑल, या तो सारी ए बी सी तीनों असेट, और एनी ऑफ द असेट अदर देन द वन विच वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। इसका मतलब या तो सारी ए बी सी या फिर ए को छोड़ के बाकी असेट्स बी एंड सी। ठीक है, वर सोल्ड, वो आपने सेल आउट कर दी, या तो सारी सेल आउट कर दी या फिर बी और सी सेल आउट कर दी। और इफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एट द एंड ऑफ द ईयर is more than the actual cost of the asset acquired and put to use for less than 180 days। यानी ये जो कंडीशन है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट का ऑपोजिट हो गया। फर्स्ट वाले पॉइंट में हम क्या कह रहे थे? रिटर्न डाउन वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यहां पे हम कह रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट।
तो या तो आपके जो ब्लॉक की रिटन डाउन वैल्यू है वो उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो जिसपे 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, या फिर आप अपने ब्लॉक की सारी असेट सेल आउट कर दो, या फिर जिस असेट पे 3 कंडीशन फुलफिल होती है उसके अलावा बाकी जितनी असेट है वो सेल आउट कर दो। तो इस केस में डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आप जितना भी ब्लॉक की रिटन डाउन वैल्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ पार्ट पे आप फुल डेप्रिसिएशन लगाओगे, कुछ पार्ट पे आप हाफ डेप्रिसिएशन लगाओगे। कैसे लगाएंगे वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है फुल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड इफ एन असेट विच वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर ब्लॉक में से आप असेट ए को सेल आउट कर देते हो, बाकी असेट हैं, देखो अगर सारी ही असेट सेल आउट कर दी तो पॉइंट नंबर 2 है कि आपने 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन ए बी सी असेट में से बी और सी तो बची हुई हैं, लेकिन आपने असेट ए जिसपे 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही थी वो आपने सेल आउट कर दी। ठीक है, वो सेल आउट कर दी या किसी भी वजह से वो आपके ब्लॉक में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में ब्लॉक पे आपका फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसका मतलब 10% का ब्लॉक है तो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कब आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ करना है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कब आपने 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगाना है, और थर्ड पार्ट कह रहा है कि कब आपने फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों पॉइंट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट्स में भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो अगर कुछ कंफ्यूजन लग भी रहा है स्टेटमेंट्स को पढ़ के तो वो उस न्यूमेरिकल के थ्रू और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स लिमिटेड ओन्स दी फॉलोइंग असेट्स। एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी 2 कैटेगरीज ऑफ असेट्स हैं, बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ प्लांट्स आपको दिए हुए हैं, उनकी एक्चुअल कॉस्ट, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू आपको दी है एसेट्स की अलग अलग, और उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, द कंपनी एक्वायर्स द फॉलोइंग असेट्स आफ्टर 1 अप्रैल 2019। कंपनी ने ये सारी असेट्स, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ प्लांट्स, इन पर्टिकुलर कॉस्ट पे, सबका अपना कॉस्ट दिया हुआ है, कुछ परचेजेस की हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है, एंड डेट व्हेन द असेट इज पुट टू यूज वो दिया हुआ है, कब आपने असेट को यूज करना शुरू किया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हर एक असेट का अपना अलग अलग। The company sells the following assets after 1st April 2019। तो कंपनी ने कुछ असेट्स सेल भी की हैं, बिल्डिंग ए, प्लांट बी, प्लांट डी और प्लांट बिल्डिंग सी, ये सारी असेट सेल भी करी, डेट ऑफ सेल दिया हुआ है और सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब ये हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। अब देखो डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर हम पूरा फॉर्मेट बनाए कैलकुलेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू का, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन तो आपका निकल ही जाएगा, इसलिए हम पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले फॉर्मेट जब हमें बनाना है तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में कितनी असेट्स दी हुई हैं, कितनी कौन कौन सी क्लास ऑफ असेट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग और प्लांट, 2 असेट्स की कैटेगरीज दी हुई हैं। नीचे जो हमने परचेजेस की हैं वो भी हमने बिल्डिंग और प्लांट की कैटेगरी में ही परचेजेस की हैं। तो इसका मतलब हमारी 2 क्लास ऑफ असेट्स हमारे हो गई हमारे पास, एक बिल्डिंग और प्लांट। ठीक है, अब हर एक क्लास ऑफ असेट में कितने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अलग अलग वो देखना है। जैसे बिल्डिंग में हमारे पास 5% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लांट में हमारे पास 15% का है और 40% का। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने परचेजेस की हैं उसमें भी अगर हम देखें तो बिल्डिंग में हमने 10% और 5% वाले
जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसी में परचेजेस की हैं। प्लांट में हमने 15 और 40% वाले में परचेजेस की हैं। इसका मतलब फाइनली हमारे पास दो क्लास ऑफ असेट आ गए, प्लांट एंड बिल्डिंग, और हर एक में दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग में 5% एंड 10%, प्लांट में 15% एंड 40%। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डेप्रिसिएशन का और फॉर्मेट बनाना शुरू करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में क्लास ऑफ असेट कितने दिए हुए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपके कॉलम्स बनेंगे। जैसे इसमें दो दिए हुए थे तो दो कॉलम्स बने, एक बिल्डिंग का बना, एक प्लांट का बना। फिर उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट में कितने अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं वो आपने देखना है। 5%, 10%, प्लांट में 15%, 40%। अगर सपोज करो बिल्डिंग में 15% वाला भी होता तो यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर तीन कॉलम्स बन जाते, 5%, 10% और 15%। तो वो क्वेश्चन में देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये हमने हेडिंग्स डाल ली हमारे फॉर्मेट की। अब सबसे पहले जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब बिल्डिंग के 5% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आएगी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दी, हमें दिया है अलग अलग असेट्स, और अलग अलग असेट्स की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है। अब मैंने आपको ब्लॉक्स बनाना बताया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन में या तो अलग से फॉर्मेट बना के ब्लॉक्स बना सकते हो, फिर जिस भी ब्लॉक की जो भी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अलग से फॉर्मेट ना बनाएं, हम इसी फॉर्मेट में ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ब्लॉक्स की निकाल लेते हैं। तो जो भी तरीका कंफर्टेबल हो आपके लिए, अगर आपको अलग से फॉर्मेट बनाना है तो पहले अलग से ब्लॉक वाला फॉर्मेट बना के और ब्लॉक की वैल्यू निकाल लो और फिर इस फॉर्मेट को शुरू करो, या फिर आप इसी में भी बना सकते हो। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्लॉक्स की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में हमारे पास तीन बिल्डिंग्स हैं, ए बी सी। तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मेट में मेंशन कर लेंगे बिल्डिंग, और नीचे हम मेंशन कर देंगे बिल्डिंग ए, बी एंड सी। अब इन तीनों की जो इंडिविजुअल ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दी है वो हमें करस्पॉन्डिंग उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे लिखनी है, जिस भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में वो लाया करती है। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग ए है 10% वाले ब्लॉक में और बी भी 10% वाले ब्लॉक में है। ए की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 13,50,000। ध्यान रखना है आपने एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेनी, हमें लेना है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू असेट की। तो ए 10% वाले ब्लॉक में 13,50,000। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बिल्डिंग ए 10% वाले ब्लॉक में 13,50,000। ठीक है। बाकी जगह हम डैश मार्क कर देते हैं। अब बिल्डिंग बी भी आपकी 10% में ही है और इसकी कॉस्ट रिटर्न डाउन वैल्यू आपको दी हुई है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू 2,25,000। तो इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे 2,25,000, और बाकी जगह हम ये मार्क कर देंगे। अब सी पे अगर हम देखें तो सी आता है आपका, बिल्डिंग सी है 5% वाले ब्लॉक में और इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है 40,000। ठीक है। तो 5% वाले में बिल्डिंग में 40,000। ठीक है। ये तो हो गया बिल्डिंग का।
ABC बिल्डिंग हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है प्लांट ABCD। तो अब हम लिख रहे हैं प्लांट के बारे में, और हमारे पास 4 प्लांट हैं, A, B, C एंड D। अब इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग आपकी परसेंटेज के नीचे वैल्यू है वो लिख देंगे। बिल्डिंग के बारे में तो है नहीं, ये बिल्डिंग नहीं है, प्लांट है, तो हम पहले ही यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा बिल्डिंग वाले में, हमें तो यहाँ प्लांट की कैटेगरीज में लिखना है। ठीक है, तो प्लांट ए की रिटर्न डाउन वैल्यू और प्लांट ए आता है 15% वाले में, तो प्लांट ए 15% वाले में यहां आ जाएगा। प्लांट बी भी 15% वाले में है, तो प्लांट बी आ जाएगा इधर 15% वाले में। प्लांट सी और डी आपका दोनों ही 40% वाले में है, तो इसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी 40% वाले में आ जाएगी, 7,000 एंड 31,000। प्लांट सी एंड डी की 7,000 एंड 31,000। ठीक है, तो जो भी हमारी असेट थी इसकी हमने ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू जो अलग अलग दी हुई थी, हमने क्या किया, फॉर्मेट में जो जिस भी पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंडर वो आ रही थी हमने उसमें लिख दिया। जैसे बी एन सी 10% वाले में थी तो उसमें लिख दिया, सी एन डी और ए बी सेम में थी तो उसमें लिख दिया। अब यहां से आपकी आ जाएगी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो नॉर्मली हम फॉर्मेट यहां से शुरू करते हैं जब अगर हमें क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हो तो, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था तो हमने ये वाला एक और स्टेप फॉलो करके यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब इन्हीं ये जो आपने इसी फॉर्मेट में बनाया है इतना, इसको आप अलग से फॉर्मेट में बना के ये वैल्यू निकाल के और फिर सीधा ये वाला फॉर्मेट सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बिल्डिंग में 5% वाले ब्लॉक की हो गई 40,000। यहां पे हो गई आपकी इन दोनों का एडिशन, प्लांट में 15% वाले में और यहां पे ठीक है, तो ये आपकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। अब इसके बाद हम फॉर्मेट को जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वो सेम फॉलो करना है। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू जब आपके पास हो तो उसमें हम फिर ऐड करते हैं जो भी असेट्स आपने एक्वायर की हैं इन प्रीवियस ईयर। बस ध्यान रखना है सेम ब्लॉक में आप एडिशंस करोगे। तो ये हमने सारी असेट्स प्रीवियस ईयर में, ये डेट ऑफ एक्विजिशन से हमें पता चल गया कि सारी असेट्स हमने प्रीवियस ईयर में ही परचेज की हैं। तो सबसे पहले असेट में आ गया आपका बिल्डिंग डी। अब बिल्डिंग डी का आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो 10%। ठीक है, तो बिल्डिंग डी जो है वो 10% वाले में आ जाएगी 6 लाख। बिल्डिंग डी 10% में 6 लाख।
नेक्स्ट है बिल्डिंग ई। बिल्डिंग ई 5% वाले में आ रहा है और 4 लाख कॉस्ट है। तो बिल्डिंग ई 5% में 4 लाख। ठीक है। बिल्डिंग ई के बाद प्लांट ई, प्लांट एफ दोनों ही 15% वाले में है। प्लांट ई एंड प्लांट एफ। प्लांट ई, प्लांट एफ, प्लांट में 15% वाले में। इसका मतलब हमें बिल्डिंग में तो नहीं लिखना है। और इसकी कॉस्ट है प्लांट ई एंड एफ की 4,90,000 और 2,10,000। ठीक है। प्लांट जी आपका 40% में आ रहा है, 1,50,000। प्लांट जी 40% में 1,50,000। बिल्डिंग एफ 10% में 2 लाख। बिल्डिंग एफ 10% में 2 लाख। ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमने परचेज किया है प्लांट एच 15% वाले ब्लॉक में। प्लांट एच 15% वाले ब्लॉक में। यहाँ आएगा 15% में 1,30,500। ठीक है। 1,30,500। तो ये हमने सारी परचेजेस लिख दी, सारी परचेजेस हमने ऐड कर दी। ठीक है। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू में जो भी हमने परचेज किया था ये सब हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम एडिशंस कर देंगे। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू में सेम ब्लॉक में जो भी एडिशंस हुआ है उसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे आ गया आपका प्लस। ठीक है। ये हमारा ऐड करने के बाद वैल्यूज आ गई। अब हमें लेस करना है असेट सोल्ड, लेस असेट सोल्ड।
ठीक है, जैसे हमने ऐड किया एसेट्स परचेज्ड या एक्वायर्ड, अब हमें एसेट सोल्ड लेस करना है। तो एक एक करके हम एसेट्स जो भी सोल्ड किए हैं उनको लेस करते जाएंगे उनके रिस्पेक्टिव ब्लॉक में से। बिल्डिंग ए, सबसे पहले सोल्ड की बिल्डिंग ए, तो बिल्डिंग ए हम चेक करेंगे हमारे कौन से ब्लॉक में थी, 10% वाले में। तो 10% वाले में से अमाउंट लेस कर देंगे बिल्डिंग ए का 13 लाख। यहाँ लिखा बिल्डिंग ए और 10% वाले में से 13 लाख माइनस हो रहा है इसलिए नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू आप लेस कर रहे हो, वो ये टोटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होती है, सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, तो हम ये सेम अमाउंट ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नील आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो बिल्डिंग ए हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने सोल्ड किया है प्लांट बी 20,000 में। तो प्लांट बी, प्लांट बी है हमारा 15% वाले ब्लॉक में। तो यहाँ हमने लिखा प्लांट बी और 15% वाले ब्लॉक में आ गया आपका 20,000 नेगेटिव। ठीक है, प्लांट बी के बाद प्लांट डी। प्लांट डी हमारा है 40% वाले ब्लॉक में। तो प्लांट डी, और हमें लिखना है 40% वाले ब्लॉक में, यानी यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यू है इसकी सेल कंसिडरेशन प्लांट डी की 215,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिखना है सेल कंसिडरेशन 215,000 है, जो कि इससे ज्यादा है। तो हम इससे ज्यादा वैल्यू, तो यहाँ पे अगर सेल कंसिडरेशन ज्यादा है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा फिर वैल्यू आगे नेगेटिव में आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 188,000। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये सेल कंसिडरेशन का अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो हम ये सेम ही वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे नेगेटिव में, क्योंकि लेस हो रहा है, तो हमारी आगे की जो वैल्यूज हैं वो नील आ जाएंगी। प्लांट डी का हो गया। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सी। बिल्डिंग सी यहाँ पे हमारे 5% वाले में। तो बिल्डिंग सी 5% में 42,000। बिल्डिंग सी 5% में 42,000 नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये चार असेट्स थी हमारी, ये चार असेट्स ही थी बिल्डिंग सी तक। चार असेट हमने सोल्ड करी थी, तो ये हमने यहाँ पे लेस कर दी। अब यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर दिया हमने 42,000। यहाँ पे हमने इसमें से माइनस कर दिया 13 लाख। यहाँ पे हो गया आपका, और यहाँ पे क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो आपका नील हो गया। ठीक है, तो ये वो अमाउंट आए हैं जिन पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हमें इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है।
ठीक है, अब जो हमने पहले क्वेश्चन देखे पहले की क्लासेस में, जिसमें हमने फॉर्मेट देखा था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। इसके बाद हमने जो भी वैल्यू आई थी हमारी जिसपे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सीधा हमने देखा कि ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 5% है, 10%, 15%, 40%। तो उस हिसाब से हमने इस वैल्यू पे उतना डेप्रिसिएशन लगा के यहाँ से लेस कर दिया। ठीक है, जैसे इस पे 5% लगाया, यहाँ लिखा, इस पे 10% लगाया, यहाँ लिखा, वैल्यूज लेस करके आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, डेप्रिशिएटेड रिटर्न डाउन वैल्यू। लेकिन अब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक और कंसेप्ट पढ़ लिया कि कब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाता है, 50% हो जाएगा, अगर हमने कोई असेट परचेज की है और उस पे 3 कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं, जो मैंने आपको बताई, पहली कंडीशन कि प्रीवियस ईयर में आपने असेट परचेज की हो, दूसरी कंडीशन प्रीवियस ईयर में ही आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया हो, और थर्ड कंडीशन प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम उस असेट को यूज किया है। तो उस केस में हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि कब आपका ब्लॉक, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो कब आपका ये ब्लॉक की वैल्यू पे हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी ब्लॉक का जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका हाफ, कब इस वैल्यू पे फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, और कब इन पार्ट्स 50, कुछ अमाउंट पे 50%, कुछ अमाउंट पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% एंड कुछ अमाउंट पे आपका फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हमने 3 पॉइंट्स अभी देखे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं लगाना कि डायरेक्ट हम इस पे 5% और इस पे 10% लगा दें। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी वो असेट हैं जो हमने परचेज की हैं। हमने ये सारी असेट्स जो हैं वो परचेज की थी प्रीवियस ईयर में, तो इनमें से कौन सी असेट हैं जिसपे वो 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर हमें चेक करना है कि आपके नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% डेप्रिसिएशन लगेगा, या फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, या 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो यहां तक तो क्वेश्चन आपका जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट जो आपका है वही चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने कंडीशंस चेक करनी है, तो इसके बाद क्या स्टेप्स रहेंगे, लेस डेप्रिसिएशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आपने असेट परचेज की प्रीवियस ईयर में, जो पहले से हैं वो वाली नहीं, जो असेट आपने प्रीवियस ईयर में परचेज की हैं, तो ये सारी असेट इस डेट से पता चल जाता है कि हमने प्रीवियस ईयर में परचेज की हैं ये सारी असेट। ठीक है, तो इन सारी असेट्स पे आपको चेक करनी है 3 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन कि ये असेट आपने प्रीवियस ईयर में परचेज की हो, तो सारी असेट हमने प्रीवियस ईयर में परचेज की हैं। देखो डेट से हमें पता चल रहा है 2019 मई, जून, अगस्त। ठीक है, तो अप्रैल 19 से लेके आपका मार्च 20 तक प्रीवियस ईयर है, तो उसी में हमने परचेज की हैं। दूसरी कंडीशन, हमने प्रीवियस ईयर में ही उस असेट को यूज करना शुरू कर दिया, तो ये आपको डेट्स दे रखी हैं। डेट व्हेन द असेट इज पुट टू यूज, बिल्डिंग डी जनवरी 1 2020 को यूज करना शुरू किया, ये दिसंबर में, सितंबर, अक्टूबर, ये मई और जुलाई 19। ठीक है, तो ये वो डेट्स दे रखी हैं जब आपने यूज करना शुरू किया। तो प्रीवियस ईयर में परचेज की, इसका मतलब सारी असेट्स पे फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होती है, प्रीवियस ईयर में ही यूज करना शुरू किया, इसका मतलब इन डेट्स को देख के हमें पता चल रहा है कि सारी असेट्स पे आपका सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम यूज किया हो। अब 180 डेज का मतलब है आपके 6 मंथ्स, 180 डेज इज इक्वलेंट टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो आपको सिंपली ये देखना है कौन सी ऐसी असेट हैं जो 6 महीने से प्रीवियस ईयर में 6 मंथ से कम यूज की है, तभी आपकी थर्ड कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या है, 180 डेज से कम यूज किया है।
तो बिल्डिंग डी की अगर फर्स्ट टू कंडीशंस तो सब पे फुलफिल हो रही हैं। मैंने आपको बोला था कि तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तीन में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उस पे 50% हाफ डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग डी हमने जनवरी में यूज करना शुरू किया। परचेज जरूर हमने मई में कर ली थी, लेकिन जो हमने उसको यूज करना शुरू किया है वो जनवरी में किया है। इसका मतलब जनवरी 2020, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में हमने जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया, तो 6 मंथ से कम हो गए। यानी बिल्डिंग डी ऐसी है जिसपे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में परचेज भी है, प्रीवियस ईयर में यूज भी है, और प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम भी यूज किया। तो ये ऐसी आपकी असेट है जिसपे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले सारी असेट्स को चेक कर लो कि कौन कौन सी ऐसी असेट है जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और उस पे कुछ अपना याद रखने के लिए कोई भी मार्क लगा दो, टिक मार्क कर दो या कुछ बुलेट बना दो, कोई भी ऐसा मार्क जिससे आपको याद रहे। ठीक है, सपोज मैं ये मार्क लगा रही हूँ और इससे याद रखने के लिए कि ये वो असेट है जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। बिल्डिंग ई देखते हैं। फर्स्ट टू कंडीशन तो दोनों पे ही सारी असेट्स पे फुलफिल हो रही थी। अब ये हमने दिसंबर में यूज करना शुरू किया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये भी हमने 4 मंथ्स यूज किया, तो इसका मतलब इसमें भी तीनों कंडीशन फुलफिल, प्रीवियस ईयर में परचेज, प्रीवियस ईयर में यूज और 180 डेज से कम यूज। तो इस पे भी मार्क लगा लेते हैं। प्लांट ई सितंबर में यूज करना शुरू किया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में 6 मंथ्स हो गए। ठीक है, मार्च में 7 मंथ्स हो जाएंगे, यानी 6 मंथ से ज्यादा हो गया ऑब्वियसली। तो ये प्लांट ई पे दो कंडीशंस तो फुलफिल होती हैं, फर्स्ट टू, यानी प्रीवियस ईयर में परचेज एंड प्रीवियस ईयर में यूज तो है, लेकिन थर्ड कंडीशन 180 डेज से कम यूज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी ये हमारी हाफ डेप्रिसिएशन वाली कंडीशंस में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी हमने सितंबर में ही यूज करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली प्लांट एफ पे भी नहीं आएगा। प्लांट जी हमने अक्टूबर में यूज करना शुरू किया है, लेकिन एंड में है अक्टूबर, 30 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर से काउंट करें अगर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो 6 मंथ से कम है, तो ये भी हमारी असेट है जिसपे तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसको भी हमने मार्क कर लिया। बिल्डिंग एफ मई में है और प्लांट एच जुलाई में है, तो ये तो 6 मंथ से ज्यादा है, यानी इन पे तीन कंडीशंस में से लास्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इन टोटल हमारे पास तीन ऐसी असेट आ गई जिसपे कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, अब जब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो इन चीजों का ध्यान में रखेंगे। जब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये तीन असेट कौन से वाले ब्लॉक में आ रही हैं। अब सबसे पहले अगर हम बिल्डिंग के 5% वाले ब्लॉक की बात करें, तो इस वैल्यू में से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई असेट है बिल्डिंग में जो 5% वाले ब्लॉक में आती है। बिल्डिंग डी है 10% में, बिल्डिंग ई है ये 5% वाले में है, तो हमारी बिल्डिंग ई है जो कि 5% वाले ब्लॉक में आती है, और ये वो वाली असेट भी है जिसपे तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्डिंग का 5% वाला ब्लॉक ऐसा है जिसमें हमारी वो असेट भी है जिसपे फुल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और वो असेट भी है जिसपे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं। जैसे ही हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो असेट है जिसपे तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, अब हम यहाँ पे वो पॉइंट्स रेफर करेंगे जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था, इफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एट द एंड ऑफ द ईयर इज लेस देन
the actual cost of the asset acquired and put to use for less than 180 days during the previous year। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि ब्लॉक की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम है या ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से हम इन पॉइंट्स को रेफर करेंगे। तो हमें ये वैल्यू देखनी है, ये ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू आई, इसको हमने कंपेयर किया कि वो असेट जिस पे 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो बिल्डिंग ई जो है ये हमारी 5% वाले ब्लॉक में है, हम 5% वाले ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। इसकी जो कॉस्ट है इसको रिटर्न डाउन वैल्यू से कंपेयर करना है। तो ब्लॉक की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कम है उस असेट की कॉस्ट से जिस पे तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ये 4 लाख है और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो इससे कम है, 3,98,000। तो फर्स्ट पॉइंट यही था हमारा कि रिटर्न डाउन वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। यानी ये फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया, फर्स्ट पॉइंट कवर हो रहा है हमारा इस वाले पार्ट में, इसमें फर्स्ट ब्लॉक में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन दैट केस depreciation at 50% of normal rate will be charged on the entire written down value of that block। इसका मतलब अगर ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाए, कंडीशन क्या है हमारी, रिटर्न डाउन वैल्यू उस असेट की कॉस्ट से कम है जिस असेट पे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इस पूरे ब्लॉक पे हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, प्रोवाइडेड क्या है, सेड असेट एग्जिस्ट इन दैट ब्लॉक। इसका मतलब सेड असेट का क्या मतलब है, हम कौन से असेट की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग ई की। हम बिल्डिंग ई की ही बात कर रहे हैं ना, हम बिल्डिंग के 5% वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और इसी असेट से तो हमने कंपैरिजन किया इसकी कॉस्ट से, इसकी कॉस्ट से कंपेयर करके हमें पता चला कि हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इसकी कॉस्ट से कम है, इसीलिए पूरे ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू पे हाफ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब ये असेट को, इस असेट को हमने सेल आउट ना किया हो। ठीक है, तो हमें अपने जो हमने असेट सेल सोल्ड करी हैं, सेल आउट की हैं, उसमें हमें देखना है कि बिल्डिंग ई हमने सेल तो नहीं की। तो बिल्डिंग ई हमने सेल नहीं की है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ये 5% वाला ब्लॉक है, हम लगाएंगे 5% का हाफ। तो 5% का हाफ कितना हो गया, 2.5%। 50% नहीं ले लेना कि पता चला कि 50% डेप्रिसिएशन लगाना है, 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 5%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या है ब्लॉक का, 5%, इसका 50%। ठीक है, तो यहां पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 398,000, 2.5%। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है ये हमारी, तो ये आ गया माइनस में 9950। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया है, हम यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सेम रहा जैसे हम ऐड और लेस करते थे। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने सारी जो भी असेट्स परचेज की थी उनको एक एक चेक करके चेक किया कि कौन सी ऐसी असेट्स हैं जिसपे 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं, और हमने उस पे कुछ एक मार्क बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके हम आगे चलेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग में 5% वाला ब्लॉक हमने लिया, तो हमने देखा जो असेट्स हमने परचेज की थी उनमें से जो असेट्स पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो 5% वाले ब्लॉक में कोई एसेट है, तो 5% वाले ब्लॉक में ये एसेट थी जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो इसको हमने कंपेयर किया इस रिटर्न डाउन वैल्यू से। ये रिटर्न डाउन वैल्यू उस बिल्डिंग ई की कॉस्ट से कम आई। ठीक है, और बिल्डिंग ई हमने सेल आउट भी नहीं की है, तो इसलिए हमने इस पे
हाफ डेप्रिसिएशन लगा दिया, 5% का हाफ। अब नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हमें सब में फॉलो करना है, बस पॉइंट्स का फर्क आ जाएगा। जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया है, इसमें फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, वो फुलफिल हुई। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा कौन सा पॉइंट आता है। ये हमारा, अब हम देखेंगे बिल्डिंग में 10% वाला ब्लॉक। ठीक है, तो जो असेट्स थी हमारी जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, क्या उन असेट में से तीन कंडीशन किस पे फुलफिल हो रही हैं? बिल्डिंग डी, ई और जी, प्लांट जी। तो इन तीनों में से क्या कोई एसेट ऐसी है जो बिल्डिंग के 10% वाले ब्लॉक में आती है? बिल्डिंग डी। बिल्डिंग डी जो है वो 10% वाले ब्लॉक में आ रही है। अब फिर से हम इसकी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू से। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है 10,75,000, और बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग डी, इसकी कॉस्ट है 6 लाख। यानी अब उल्टा हो गया, हमारी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है जिस पे तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, उसकी कॉस्ट हमारे रिटर्न डाउन ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है। अब देखो कौन सा पॉइंट फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट में तो हम कह रहे थे कि रिटर्न डाउन वैल्यू कम है, यहाँ पे तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है। तो नेक्स्ट पॉइंट रीड करके देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इफ ऑल और एनी ऑफ द एसेट अदर देन द वन विच वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days वर सोल्ड, और if written down value of the block of asset at the end of the year is more than the actual cost of assets acquired, यानी ये वाला पार्ट जो है वो ये फुलफिल हो रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ब्लॉक की, वो उस असेट की कॉस्ट से ज्यादा है जिसपे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये और के बाद वाला पार्ट हमारा कवर हो रहा है नेक्स्ट ब्लॉक में। अब इस केस में आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन टू पार्ट्स। अगर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा आ जाती है उस असेट की कॉस्ट से जिसपे तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो आपने दो पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगाना है। कुछ अमाउंट पे आपका हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ पे आपका फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। अब कितने अमाउंट पे हाफ और कितने पे फुल, तो आपको देखनी है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी उस असेट की जिसकी वजह से हमने ये दो पार्ट्स में कंसिडर किया। हम बिल्डिंग डी की बात कर रहे थे, बिल्डिंग डी की कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख। तो इसका मतलब 6 लाख पे तो लग जाएगा हाफ डेप्रिसिएशन। तो यहां तो लग गया आपका 6 लाख का, ये हमारा 10% वाला ब्लॉक है, इसका हाफ 5%। ठीक है, ये हमारा हाफ डेप्रिसिएशन जो मैं बोल रही हूं कि दो पार्ट्स में लगाना है, तो ये उसका पहला पार्ट है, और शुरुआत आपने हाफ से ही करनी है। इसमें हमने क्या किया? जिस असेट की, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे जिसपे तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं, उसकी कॉस्ट पे हमने हाफ डेप्रिसिएशन लगाया। 10% का हाफ हो गया 5%। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है ना, बचा हुआ अमाउंट जो है, बचा हुआ अमाउंट का मतलब इसमें से, इस अमाउंट में से 6 लाख पे तो आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। बचा हुआ अमाउंट क्या आ गया? ये। इस बचे हुए अमाउंट पे आप फुल डेप्रिसिएशन यानी जो ब्लॉक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 47,500। तो हमने क्या किया? जब हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा आ जाए उस असेट के, अब बस ये ध्यान रखना है हम सेम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सेम ब्लॉक में उस असेट के। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू जब ज्यादा आ जाए उस असेट की कॉस्ट से जिसपे तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं,
तो हमें सबसे पहले जो उस असेट की कॉस्ट है उस पे तो हाफ डेप्रिसिएशन लगा देना है 6 लाख पे। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट का मतलब इसमें से 6 लाख लेस किया, ठीक है, बचा हुआ अमाउंट आ गया आपका 4,75,000। तो 4,75,000 पे फुल डेप्रिसिएशन 10% लग जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट में कह रहा है। तो अगर आपको स्टेटमेंट्स समझ नहीं आई थी जब मैं ये स्टेटमेंट्स आपको समझा रही थी, तो फिर इस में अप्लाई करके आप यहां से समझ सकते हो, ठीक है। थर्ड में फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये है हमारा प्लांट 15% वाला। तो असेट्स में, अक्वायर्ड में प्लांट 15% में कोई ऐसा प्लांट है जिसपे 3 कंडीशन फुलफिल हो। प्लांट 15% में तो ई है, एफ है, दोनों पे ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती और एच पे भी नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे तो हमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही हाफ डेप्रिसिएशन वाली। तो ये तो नॉर्मल केस है। तो इस केस में सिंपल आप इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, तो इस पे आपने 15% डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। अब यहां तो निल है, तो यहां तो कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू भी निल आ जाएगी। और हमारी जो यहाँ पे जिसपे कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो डी और ई तो कवर हो गया, एक प्लांट जी रह गया है। तो प्लांट जी किसमें था? 40% वाले में। और 40% वाले ब्लॉक की तो वैल्यू ही निल है। ये देखो 40% वाले की वैल्यू ही निल है, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन वैसे ही नहीं लगना, तो इसीलिए उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब यहां पे आपकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला था, तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। लेकिन एक स्टेप और हम फॉलो करके क्वेश्चन को और कंप्लीट, फॉर्मेट एटलीस्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, इसमें से लेस हुआ 30,000 और 475,000, इसमें से लेस हुआ 138540, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग वैल्यू आ गई निल, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक तो कुछ आपने कंपैरिजंस नहीं करने। इसके बाद बस आपने इसका कंपैरिजन करना है, चेक करना है कौन सी आपकी असेट्स हैं जिस पे 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, जो न्यू परचेज्ड हैं उन पे फुलफिल हो रही हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन करनी है इनकी कॉस्ट को रिटर्न डाउन वैल्यू से, और कंपैरिजन के हिसाब से जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए उनमें से कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट 1 अप्लाई हुआ, जिसमें हम हाफ डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, और जो हमारा 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगता है वो अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसमें तो आपकी 3 कंडीशंस है ही नहीं, तो इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहां पे आपका एक कोई थर्ड पॉइंट भी अप्लाई हो जाए, तो थोड़ा और उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम ये एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक हैविंग 2 machines namely x and y as on 1st April 2019 is 6 लाख। एक हमें ब्लॉक दे रखा है 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, जिसमें 2 मशीन्स हैं x और y, और ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आपको 6 लाख दे रखी है। मशीन Z आपने प्रीवियस ईयर में परचेज की है 3 लाख की, और सेम डेट पे ही आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, और मशीन Z आपने इस पर्टिकुलर डेट पे सेल भी कर दी है।
आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्लॉक की बात हो रही है तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बनाने की तो जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स लिखा और रुपीज लिखा। तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो हम अपना फॉर्मेट ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू से ही शुरू कर लेंगे। ऑफ द ब्लॉक ये हमें दिया है 6 लाख। इसमें हमने ऐड किया मशीन Z जो आपने परचेज की है, 3 लाख रुपीज में। इसको ऐड करके आपका आ गया 9 लाख। ठीक है, अब इसमें से हम लेस कर देंगे असेट सोल्ड। और कौन सी असेट सोल्ड करी है? मशीन Z ही आपने सेल कर दी। कितने में? 4 लाख में। तो ये अमाउंट आ गया आपका 5 लाख। इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से पहले लेस डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो आपने असेट परचेज की थी यानी मशीन Z, क्या उस पे 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? प्रीवियस ईयर में आपने परचेज की है, ठीक है, सेम डेट पे ही आपने यूज करना शुरू कर दिया, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ही यूज करना शुरू कर दिया। और नवंबर में यूज किया यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स यूज किया यानी 6 मंथ से कम यूज किया। तो तीनों कंडीशन मशीन Z पे यूज हो रही है। तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है मशीन Z पे। तो हम कंपेयर करेंगे इस रिटर्न डाउन वैल्यू को मशीन Z की कॉस्ट से। मशीन Z की कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है 3 लाख से, तो ये कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 2। जब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा होती है उस असेट की कॉस्ट से जिसपे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो आप क्या करते हो? 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हो। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब पॉइंट नंबर 2 में तब लगाना है जब वो असेट एग्जिस्ट भी करे। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मशीन Z की तो हम बात कर रहे हैं और सेकंड पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन हमने मशीन Z ही सोल्ड कर दी। जिस असेट की वजह से हम 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगाने की बात कर रहे थे उसी असेट को हमने सोल्ड कर दिया, तो फिर सेकेंड पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अप्लाई कब होगा? जब इफ ऑल और एनी ऑफ द असेट other than the one which was put to use for less than 180 days were sold। तो सेकेंड पॉइंट बेसिकली 3 कंडीशंस पे अप्लाई होगा। या तो आप सारी एसेट सोल्ड कर देते ब्लॉक की यानी एक्स वाई जेड तीनों सोल्ड कर देते, तब 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगता। जिस असेट पे 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं उसको छोड़ के बाकी की सारी असेट अगर आप सोल्ड कर देते, इसका मतलब मशीन Z को छोड़ के अगर X और Y सेल आउट कर देते तो भी 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगता। या फिर ये रिटर्न डाउन वैल्यू उस असेट की यानी मशीन Z की कॉस्ट से ज्यादा है लेकिन आपने मशीन Z सेल आउट नहीं की है, तो भी 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन लगता। लेकिन यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा तो है कॉस्ट से, लेकिन हमने मशीन Z ही सेल आउट कर दी, तो उस केस में आप आ जाओगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? फुल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड if an asset which was put to use for less than 180 days during the previous year does not exist। जिस असेट पे 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं अगर वो ब्लॉक में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हमें कोई हाफ डेप्रिसिएशन नहीं, हमें फुल डेप्रिसिएशन ही लगाना है। तो जिस असेट पे कंडीशन 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं वो थी हमारी मशीन Z।
और मशीन Z ही हमने सेल आउट कर दी, यानी अब वो ब्लॉक में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 5 लाख पे 2 पार्ट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 5 लाख पे आपका फुल डेप्रिसिएशन यानी 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आ गया आपका 75,000 नेगेटिव वैल्यू, और ये आ गई आपकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। $4,25,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस की हेल्प से 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।